नमस्कार, मैं मुस्कान कसौधन देश के विश्वसनीय एसजीसी चैनल से। आज हम मौजूद हैं सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूनिट सरस्वती देवी पीजी कॉलेज निशौल महाराजगंज में। आज हम यहाँ के बीएड विभाग के एचओडी से कुछ अनोखे प्रश्न पूछेंगे और उनके अनोखे जवाब पाएंगे कि कोई भी छात्र कैसे अपने करियर में बीएड करके सक्सेस हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए चलते हैं हम यहाँ के एचओडी के पास। नमस्कार सर, मैं मुस्कान कसौधन एसजीसी चैनल से हूँ। जैसा कि आप बीएड विभाग के एचओडी हैं, इसीलिए आज हम आपके पास आए हैं कि आपकी आगामी योजनाएं क्या क्या हैं, जिनकी जानकारी आप हमें शेयर कर सकते हैं, और हम उन्हीं के मामले में आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हम सभी की संबंधित भावी योजनाएं जो हैं उस पर यहाँ जानकारी लेने के लिए आई थी और लोगों को इससे परिचित कराएंगी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तत्वाधान में बीएड पाठ्यक्रम सरस्वती देवी पीजी कॉलेज निचलौल में चलता है। हम सभी दिन प्रतिदिन इसमें जो भी बच्चों के सामने चुनौतियां आने वाली हैं, उन सभी चुनौतियों से संबंधित योजनाएं लाते रहते हैं। अभी इस साल हम लोगों ने बच्चों को कैसे तैयार करें। बच्चे जैसे स्नातक स्तर पे पढ़ के आते हैं, क्लासेस नहीं करते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनकी विषयगत जानकारी बहुत ही कम हो जाती है और आने के बाद ये पता चलता है कि बच्चे ने वहाँ क्लास नहीं किया है या फिर कैसे भी करके वो ग्रेजुएट हुआ है, तो उनके सामने क्षमता नहीं होती है शिक्षक बनने की। शिक्षक बनना, अगर वो डिग्री के उद्देश्य से आए हैं तो डिग्री लेना तो एक लक्ष्य होता है बच्चे का, लेकिन साथ ही साथ वह कैसा शिक्षक बन रहा है, समाज में कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं बीएड में, उनको एक बहुत अच्छा शिक्षक बनाएं। इसके लिए हम लोगों ने एक परियोजना चालू किया है कि उन लोगों की जो आगामी चुनौतियां हैं, जैसे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, फिर बच्चे जाते हैं कहीं पढ़ाने तो प्राइवेट सेक्टर में, या तो उनके अंदर स्किल की कमी होती है, कम्युनिकेशन की कमी होती है, लैंग्वेज की कमी होती है। अभी विश्व में इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा बोलबाला है और अगर सीबीएसई पैटर्न की हम बात करें तो वहाँ पे कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। इस वजह से हिंदी भाषी क्षेत्र से होने के नाते हम लोग कम्युनिकेशन की समस्या होती है। सीबीएसई पैटर्न में अगर हमें शिक्षक बनना होता है, उन सभी को कैसे हम लोग इंग्लिश में आगे करें, कम्युनिकेशन की स्किल उनकी बढ़ा पाएँ, उन्हें भाषाई नॉलेज दिया जाए, इससे संबंधित हम लोग कार्य करा रहे हैं उनसे। और साथ ही साथ विषय की विभिन्न प्रकार की हम लोग समय समय पे, जैसे अभी हम लोगों ने हाल ही में इतिहास विषय का इंटरव्यू कराया और अन्य विषयों के इंटरव्यू धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं और अभी समाजशास्त्र विषय का भी इंटरव्यू हुआ है। वह जो इंटरव्यू है वह साक्षात्कार उनके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। इसलिए हम लोग उनको भविष्य में जो उनकी चुनौतियां हैं वो अभी से हम उनको फेस करा रहे हैं और निश्चित रूप से जो हम लोग उनको चुनौतियां दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं, उस टास्क पे वो कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके अंदर सुधार हो रहा है। और आगामी दिनों में हम लोग उनको ऐसा करेंगे कि हमारे जहाँ भी बच्चे जाएं, उनको समाज में ये लगे कि सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बीएड के छात्र हैं और एक अच्छा शिक्षक बने। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप बीएड विभाग के एचओडी हैं और आप एक राष्ट्र निर्माता के लिए भविष्य में राष्ट्र निर्माता के रूप में उन्हें तैयार करते हैं, तो आपके बारे में यह क्या है, आपके तहत यह क्या है कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे टीचर की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों एक राष्ट्र निर्माण के लिए टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण ही है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। राष्ट्र निर्माण की अगर बात करें हम तो हमें इसकी जानकारी के लिए थोड़ा प्राचीन समय में भी जाना होगा, क्योंकि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। हम कहीं भी विश्व में अगर मूव करते हैं तो मूव करने में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार के कल्चर नहीं आते। कल्चर से बात करें, अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे कल्चर अलग होगा, साउथ इंडिया में जाएंगे कल्चर अलग होगा, इधर हम लोग गुजरात साइड में चले जाएंगे तो कल्चर अलग हो जाएगा। शिक्षक एक ऐसा धर्म है, शिक्षकत्व एक ऐसा धर्म है जिसमें हमें जो हमारे बच्चे हैं जिनको हमें तैयार करना है, उन सभी को हम लोग पढ़ाते हैं
और वह इसलिए राष्ट्र निर्माता भी हैं कि एक शिक्षक एक इंजीनियर भी बना रहा है, एक डॉक्टर भी बना रहा है, एक बिजनेसमैन भी बना रहा है, नेता भी बना रहा है। तो वो जिस प्रकार से बच्चों को सिखाएगा वैसा ही हमारा राष्ट्र होगा, स्वाभाविक है। क्योंकि अगर इतिहास में उदाहरण देखा जाए तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया था। चंद्रगुप्त की जो यात्रा है वह यात्रा ऐसी है कि उसने घनानंद का अंत किया था, एक प्रतिशोध की बात थी। लेकिन वह प्रतिशोध कितना बड़ा दिख के आता है कि सामने की चाणक्य ने कहा जाए कि एक राष्ट्र का सबसे प्रतापी शासक को तैयार किया। और अगर यह उदाहरण सही है तो निश्चित रूप से जो शिक्षक है वो राष्ट्र निर्माता है, क्योंकि सारा राष्ट्र का धरोहर उनके हाथों में है कि वो कैसा सिखा रहा है। अगर वो गलत सिखाएगा तो निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति खराब होगी, ज्ञान का स्तर खराब होगा। क्योंकि हम लोगों ने प्राचीन समय से ही दर्शन में बहुत अच्छा कार्य किया और वो दर्शन जो है जिस भी देश का दर्शन हावी होगा वो स्वाभाविक है कि वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो हावी होगी। हालांकि कुछ पाश्चात्य जो दार्शनिक थे उन लोगों ने इस पे बहुत कटाक्ष भी किया है, बट उसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो शिक्षक धर्म है उसने इसका जवाब भी दिया है और उसके जवाब के तहत हम निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माता है। और जो राष्ट्र निर्माता की धरोहर है वो हम लोगों के हाथों में है और वो हाथ निश्चित रूप से हम लोग उसको ऐसे तैयार करेंगे कि जो भविष्य के लिए राष्ट्र निर्माता। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसा कि वर्तमान समय डिजिटलाइजेशन का समय है, जो एक शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने प्रशिक्षुओं को इसका लाभ उठाने का अवसर दे रहे हैं? देखिए, जो डिजिटल व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, अभी पूरा राष्ट्र ही नहीं पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो चुका है। और आज के समय में जो डिजिटली नहीं जुड़ पाया वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। डिजिटल होना ज्ञान के स्तर को बढ़ाने जैसा है। अगर हम बात करें डिजिटल होने की, जो आप कह रही हैं कि उनको कैसे हम लोग जोड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अन्य जगहों पे क्या चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बीएड में सारा कुछ ऑनलाइन व्यवस्था है। हम लोगों ने एक स्क्रीन भी लगा रखा है क्लास में। उस स्क्रीन पे बच्चे पीपीटी बनाते हैं और हर एक बच्चे के पास पेन ड्राइव है। पहले समय में जब हम लोग पढ़ाते थे 2014-15 का जो दौर था, उसमें 2014-15 में हम लोग OHP का प्रयोग करते थे। उसको कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसमें ट्रांसपेरेंसी बना के बच्चों को प्रोजेक्शन के माध्यम से पढ़ाया जाता था। वो बहुत ज़्यादा परंपरागत हो गया, और परंपरागत इसलिए हो गया कि उसका प्रभाव नहीं है, उसमें विजुअलाइजेशन नहीं आ सकता, ऑडियो नहीं आ सकता। और डिजिटल दुनिया ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज जो हमें आवश्यक है, और उसमें अगर वॉइस आ जाती है तो हमारी बहुत सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, जैसे हम सुनना स्टार्ट कर देते हैं, कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो इसका लाभ हम बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे नियमित रूप से पीपीटी बनाते हैं और पीपीटी का प्रेजेंटेशन करते हैं, और साथ ही साथ उससे सीखते भी हैं। क्योंकि भविष्य में वो जहाँ भी शिक्षक बनेंगे, अभी निश्चित रूप से उन्हीं सभी चीज़ों का इस्तेमाल उन्हें करना है। इसलिए हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और उनको इन सभी चीज़ों से अवगत भी करा रहे हैं कि आज के समय में डिजिटल दुनिया बहुत ज़्यादा आगे हो रही है। तो आप लोग डिजिटली एक्टिव हो जाएं, और बहुत सारे बच्चों को इसमें एक्टिव कर दिया गया है। बच्चे सीख रहे हैं, और साथ ही साथ उनका यूट्यूब चैनल भी बनवाया गया है जिस पे वो वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं। वह जो वीडियोस बनाते हैं, दिन प्रतिदिन अपने ही वीडियो से बहुत कुछ सीखते हैं, और जहाँ पे कमियां हैं उन सभी कमियों को दूर करके परिमार्जित वीडियो वो समय समय पे अपडेट करते रहते हैं। सर, मेरा अगला सवाल है, आप किस तरह के शिक्षा को ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं, फिजिकली या ऑनलाइन? आप व्यक्तिगत रूप से किस शिक्षा को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो जो आपने पूछा है ये क्वेश्चन तो बड़ा डीप है। अगर बात की जाए कि डिजिटल और फिजिकली ऑनलाइन पढ़ाई, और इसमें देखिए दोनों के अपने अपने एक्सेप्ट हैं। किसी का लाभ हानि दोनों है, मेरिट डिमेरिट दोनों है। बट अगर केवल पर्टिकुलर हमारे स्तर पे अगर बात करनी है, तो चूंकि मैं बीएड का शिक्षक हूँ तो मुझे फिजिकली पढ़ाना ज़्यादा बेटर लगता है। उसके पीछे रीज़न यह है फिजिकली पढ़ाना कि एक चीज़ होता है कि आजकल यूट्यूब चैनलों की बड़ी भरमार है।
कि हम यूट्यूब से बहुत अच्छे शिक्षकों को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बट यूट्यूब वाली जो स्टडी है उसमें एक सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि बीएड में डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, अनुशासन। और एक शिक्षक खुद अगर अनुशासित है तो उसके छात्र भी अनुशासित हैं, ये मेरा मानना है। तो जैसे सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें अगर हम यूट्यूब से अध्ययन कर रहे हैं, किसी बहुत सारे प्रतियोगी छात्र होते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, घर पे पढ़ते हैं, तो कहीं भी ऐसे लेट के पढ़ रहे हैं तो उनको ये पता नहीं चलता है, प्रेशर पता नहीं चलता है कि पढ़ाई का प्रेशर क्लास में क्या होता है। अगर वो शिक्षक को सामने फेस टू फेस अगर देखते हैं तो उनको अनुशासन वाली फीलिंग आती है। और अनुशासन निश्चित रूप से शिक्षा में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आवश्यक है। इसलिए मेरे स्तर से तो फिजिकली पढ़ाई बेटर है। बट अभी हम लोग कोविड के दौर से गुजरे हैं तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ रुझान हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई नॉलेज को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। हम अपनी जानकारी, इन्फॉर्मेशन और विषय की जानकारी जो है या फिर ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। बट अगर उसको प्रैक्टिकल दर्जे पे लेके आना है और स्पेशली शिक्षक शिक्षा में लेके आना है तो निश्चित रूप से फिजिकल क्लासेस शिक्षक शिक्षा में बेस्ट है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि एक शिक्षक के लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की बहुत सी चुनौतियां आती हैं, उससे आप लड़ने के लिए या निवारण के लिए अपने प्रशिक्षुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हैं, ये सभी के सामने है। किसी भी पेशा में ये समस्या होता है, समस्या नहीं है, हमें जूझना होता है। जैसा हमारा पेशा है उसके अनुसार हमें ढलना होता है। अगर शिक्षक दर्जे की बात की जाए कि कैसी प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक्चुअली शिक्षक का जो स्थान है वो बहुत सम्मानित है। सबसे पहला तो उनके छात्र हमेशा नियमित रूप से सम्मान देते हैं। उसके बाद जो अभिभावक है वह सम्मान देता है। अभिभावक के बाद जो समाज है वह भी सम्मान देता है। अगर कोई समाज में दो लोग हैं, कोई घटना हो जाती है, एक शिक्षक है, एक बिजनेसमैन है, तो निश्चित रूप से शिक्षक का पक्ष लेने वाले ज़्यादा लोग रहेंगे। शिक्षक के बारे में ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि मतलब ऐसा नहीं कर सकते, वो सर हैं, इस तरह की थिंकिंग है। तो सोसाइटी में एक बड़ा दर्जा प्राप्त है शिक्षक को। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हम लोग समाज में रह के उसको नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करने का मतलब ये है कि अगर हम शिक्षक हैं तो हमारी नकल हमारे बच्चे स्वाभाविक है करेंगे, अभिभावक करेंगे। और आप अगर पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी लोगों की निगाहें आपके ऊपर टिकी रहती हैं आप जब भी समाज में रहते हैं। तो शिक्षक होना एक बड़ी बात है। और उसके आधार पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सोसाइटी में चुनौतियाँ तो हैं कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक का नकल उसके विद्यार्थी करते हैं। और विद्यार्थी पे अगर कोई गलत प्रभाव पड़ेगा तो वह समाज में एक तरह से गलत प्रभाव डालेगा और पूरे समाज विकृत होगा। इसलिए शिक्षक अगर प्रोफेशनल लाइफ में है और व्यक्तिगत लाइफ में है, उसे दोनों लाइफ बहुत ही मेंटेन करके चलना होता है। और निश्चित रूप से बहुत सारे आदर्शों का उसको समाकलन करना होता है। थैंक यू सर कि आपने अपना इतना समय दिया। थैंक यू। नमस्कार सर, मैं मुस्कान पांडे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप बताइए हमें एक उत्तम शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? जी मुस्कान जी, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है कि एक शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। आज का समय स्मार्ट है बहुत। अगर बात की जाए तो स्मार्टनेस की परिभाषा बहुत तरह से दी जा सकती है। बट अगर आप शिक्षक हैं तो मेरे नज़र से शिक्षक बनने के बाद आपके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटीज़ है वो है कि आपको समय का हमेशा पालन करना चाहिए कि आपको विद्यालय कब जाना है, कब क्लासेस लेने हैं, इसका आप नियमित रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ स्व अनुशासन, अगर आप स्वयं अनुशासित हैं तो छात्र भी आपका अनुशासित रहेगा। उसके बाद जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को पढ़ाने का क्या क्या तरीका, पाठ्यक्रम किस किस समय में क्या हमें पढ़ाना है, इसकी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमें खुद होनी चाहिए और छात्र के पास भी होनी चाहिए कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हैं सर। अगर उनको इन्फॉर्मेशन होगी तो पहले से वो ट्यूटोरियल करके आएंगे तो
तो उन्हें बहुत अच्छी मतलब तरीके से चीज़ों को समझ में आएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन से हम लोग जुड़े हैं और हायर एजुकेशन में बच्चे का बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, मानसिक रूप से भी वो स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। तो उनको जब कंटेंट पहले दे दिया जाता है तो पहले से अभ्यास करके घर से आते हैं, तो शिक्षक के लिए भी आसान होता है समझाना और बच्चों को भी तेज़ी से समझ में आता है। और साथ ही साथ अगले जो इसी का जो क्रम है शिक्षक के गुण का, इसके साथ ही साथ जो आपका बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास हम कैसे करेंगे, इस पक्ष पे हमें ध्यान देना चाहिए कि उनको उनकी नॉलेज कैसी है, विषयगत नॉलेज कैसी है, जो जिस विषय के भी हम अध्यापक हैं उस विषय में कैसे हम डीप स्टडी उनसे कराएंगे, एग्जाम्पल से कैसे उनको जोड़ेंगे, इन सभी चीज़ों का समाकलन एक शिक्षक के दैनिक जीवन में होना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये है कि बीए विभाग का कोई छात्र किसी महिला शिक्षक से बदतमीजी से बात करे तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? जी, आपने जो प्रश्न पूछा है ये अनुशासन का ही एक पार्ट है। अगर महिला शिक्षिका है या पुरुष है, कोई भी है, मेल या फीमेल टीचर है और शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसा किसी छात्र करता है तो निश्चित रूप से वो छात्र धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो छात्र कहलाने की श्रेणी में नहीं है और ऐसे छात्रों को निश्चित रूप से क्लासेस से बाहर करना, उनको पनिश करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें अगर बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है तो उसे संस्था से भी बाहर करना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे पूर्वांचल के सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय सरस्वती देवी पीजी कॉलेज निशुल्क महाराजगंज के एचओडी बीएड विभाग के एचओडी से। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। समय के साथ चलें, एसजीसी का साथ चले। धन्यवाद।